अलितालिया एयरलाइन फ्लाइट 404 लैंडिंग के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा है। दोनों पायलट इस बात से अनजान है कि वो अपने तय ऊंचाई से 1200 फीट नीचे फ्लाई कर रहे हैं। काली अंधेरी रात में बादलों के बीच एक 2000 से भी ऊंचा पर्वत किसी ब्लैक होल की तरह छुपा बैठा हुआ है। अगर जल्द ही पायलट कोई सही डिसीजन नहीं लेते तो ये प्लेन हिल से टकरा जाएगा। क्या एक सही डिसीजन इस प्लेन को बचा पाएगा या फिर एक गलत डिसीजन सभी की जान ले लेगा? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 14 नवंबर 1990 मैकडॉनल्ड डगलस DC-9 मॉडल का एक प्लेन अलिटालिया एयरलाइन लीनट एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एयरपोर्ट इटली के मिलन सिटी में है। प्लेन में 40 क्रू मेंबर्स सवार हो गए, वहीं 6 क्रू मेंबर्स प्लेन में मौजूद थे। प्लेन को लीनट एयरपोर्ट से ज्यूरिक एयरपोर्ट ज्यूरिक स्विट्जरलैंड जाना था। कैप्टन लिबर्टी जो 47 वर्ष के थे, इनके पास 10,000 से भी अधिक फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर डी फारिया थे। ये कुछ साल पहले ही कमर्शियल पायलट बने थे। इनकी उम्र 28 साल थी और इनके पास सिर्फ 831 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट से पहले जब ये उड़ान भरा था तब इसमें एक प्रॉब्लम आई थी इसके नेविगेशन स्विच में। फिर इस नेव स्विच को बदल दिया गया मेंटेनेंस टीम के द्वारा और एक नोट छोड़ दिया गया नेक्स्ट फ्लाइट के पायलट के लिए जो अभी इस वक्त उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पायलट्स को वो नोट पढ़ना था जो मैकेनिक ने छोड़ा। इस नोट में कुछ ऐसा लिखा था कि अगर पायलट पढ़ लेते तो एक बड़ा हादसा टल सकता था। पायलट ने बस इतना पढ़ा कि नेविगेशन रिसीवर को बदला गया है और बाकी के जरूरी चेतावनियों को उन्होंने अनदेखा कर दिया और टेक ऑफ के प्रोसेस की ओर ध्यान लगाया। फाइनली ATC ने परमिशन दे दिया कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं। बिना किसी दिक्कत के प्लेन रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। ये बहुत ही छोटी फ्लाइट थी। ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनटों में अलिटालिया एयरलाइन फ्लाइट 404 को स्विट्जरलैंड पहुंच जाना था। ऐसे शॉर्ट फ्लाइट्स में प्लेन 20 से 25,000 फीट की ऊंचाई से अधिक ऊपर नहीं उड़ पाते, क्योंकि 20,000 फीट ऊपर जाते जाते प्लेन को नीचे उतारने का समय आ जाता है। फ्लाइट 404 को भी टेक ऑफ करके 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाना था और इसके कुछ ही देर बाद प्लेन को नीचे लाने का प्रोसेस शुरू करना था। 6:52 प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। प्लान के अनुसार अब धीरे धीरे इस प्लेन को नीचे लाने का प्रोसेस शुरू किया गया। कुछ देर बाद ATC ने कहा कि फ्लाइट 404 आप रनवे 16 से अलाइन हो जाइए। जैसे जैसे प्लेन नीचे उतर रहा था पायलट्स का सामना बादलों से होने लगा। ये बादल खतरनाक तो नहीं था पर इसके कारण ग्राउंड की विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। आगे क्या है क्या नहीं ये ठीक से दिखाई ही नहीं देने लगा। सूरज भी ढल चुका था। रात का अंधेरा अब छाने लगा। कैप्टन का प्लान एकदम सिंपल था। वो प्लेन को सीधे रनवे 16 से अलाइन करेंगे और ILS की मदद से वो लैंड कर जाएंगे। प्लेन को रनवे 16 पर कैसे उतारना है इसके लिए ब्रीफिंग की जाती है। इसमें एक पायलट बताता है कि प्लेन कब कहां किस एल्टीट्यूड पर होगा, कैसे लैंडिंग की जाएगी और दूसरा पायलट रनवे के चार्ट को लेकर सब कुछ समझते हैं ताकि लैंडिंग के दौरान दोनों का दिमाग एक ही तरीके से काम करे, किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। यही वो समय था जब कैप्टन एक बार फिर से उस मैकेनिक के दिए हुए चेतावनी को पढ़ सकते थे जो एक बड़े हादसे को टाल सकता था। लेकिन इससे पहले कि ब्रीफिंग खत्म हो पाती और कैप्टन उस इम्पोर्टेंट नोट को पढ़ पाते ATC का कॉल आ गया। इन्होंने कहा कि अब प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। फ्लाइट 404 अब प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है। आप रनवे 14 पर लैंड कर जाइए। हवा के बहाव के अनुसार रनवे 14 पर उतारना अच्छा रहेगा। ठीक है, हम रनवे 14 पर लैंडिंग करने की तैयारी करते हैं। अब क्योंकि रनवे चेंज हो चुका था इसलिए कैप्टन ने रनवे 16 का चार्ट हटाकर रनवे 14 का चार्ट निकाला और फिर से वो ब्रीफिंग देने लगे कि रनवे 16 पर कैसे उतरे। कैप्टन ने कहा, हमारे आगे भी एक प्लेन है तो हो सकता है ATC हमें होल्ड करने को कहे, हो सकता है हमें क्लियरेंस ना मिले। ऐसे में हम एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाएंगे, इसके बाद रनवे 16 से अलाइन करेंगे। कैप्टन डिटेल में ब्रीफिंग दे रहे थे लेकिन फर्स्ट ऑफिसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो काफी कंफ्यूज हो चुके थे। कैप्टन लिबर्टी ने देखा कि वो अभी भी रनवे 16 का चार्ट लेकर देख रहे थे
जबकि रनवे चेंज हो चुका था। अब उन्हें रनवे 14 पर लैंड करना था, इसलिए कैप्टन काफी चिढ़ गए। ये क्या है, हटाओ इसे। कैप्टन ने ब्रीफिंग को वहीं रोक दिया और मैकेनिक की वो चेतावनी फिर से किसी कोने में दब गई। पायलट अब प्लेन को नीचे उतारने में लग गए। शाम के 7:02। इस वक्त प्लेन का कंट्रोल को पायलट के पास था। कैप्टन ने कहा कि देखो, प्लेन का स्पीड बहुत तेज है, जल्दबाजी करने से कुछ फायदा नहीं है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना दूर निकल जाओगे, समझे। तभी कंट्रोलर का कॉल आया। उसने कहा कि प्लेन का स्पीड कम करके 210 नॉट्स कर दो, क्योंकि आप अगले विमान के करीब जा रहे हैं। अब यहाँ कैप्टन ने फिर से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जरा समझा करो, ठीक है। शुरुआत से ही कैप्टन का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था। मे भी उन्हें घमंड था कि वो एक्सपीरियंस पायलट है, जबकि उनके सामने 800 घंटे वाला पायलट बैठा हुआ है। शायद इसीलिए दोनों के बीच तालमेल ठीक से बैठ नहीं रहा था। शाम के 7:06। कंट्रोलर ने कहा कि फ्लाइट 404 आप 4000 फीट पर आ जाइए और आईएलएस अप्रोच कीजिए। यहाँ एटीसी का सीधा सा मतलब था कि प्लेन का एल्टीट्यूड 4000 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 4000 फीट के एल्टीट्यूड में एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ना है। एयरपोर्ट का जो आईएलएस सिस्टम है, जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ये सिग्नल प्लेन को रनवे के सेंटर में अलाइन करने में मदद करता है और प्लेन की ऊंचाई को भी मेंटेन करता है। जब ये सिग्नल प्लेन तक पहुंचता है तो प्लेन का नेविगेशन रिसीवर इसे कैप्चर कर लेता है और लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को रास्ता दिखाता है। फ्लाइट 404 को भी 4000 फीट के एल्टीट्यूड में एयरपोर्ट की ओर बढ़ना था, जब तक कि प्लेन का नेविगेशन रिसीवर आईएलएस को कैप्चर नहीं कर लेता। नॉर्मली एयरपोर्ट से 15 से 20 किलोमीटर पहले प्लेन आईएलएस के सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, लेकिन फ्लाइट 404 के साथ एक गड़बड़ी हो गई। कैप्टन के नेविगेशन रिसीवर में ये दिखा रहा था कि प्लेन ग्लाइड स्लोप पर आ चुका है और वो सही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जबकि को पायलट के साइड का नेविगेशन रिसीवर ये दिखा रहा था कि वो ग्लाइड स्लोप से काफी नीचे उड़ रहे हैं। प्लेन में 2 नेविगेशन रिसीवर होता है। इन केस अगर एक में खराबी हो जाए तो पायलट खराब नेविगेशन रिसीवर को बंद कर सकते हैं। 2 नेविगेशन रिसीवर और दोनों ही प्लेन की ऊंचाई अलग अलग बता रहा था। को पायलट फिर से कंफ्यूज हो गए। कैप्टन पहले से ही काफी चिढ़े हुए थे, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर खुलकर कोई भी बात कैप्टन को नहीं बता पा रहे थे। कैप्टन ने पूछा, क्या तुम्हारे साइड ग्लाइड स्लोप का सिग्नल आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है, लेकिन मेरे साइड वाले में थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, हम दूसरे नेव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कैप्टन ने बिना वेरिफिकेशन के ये मान लिया कि मेरे साइड का नेविगेशन रिसीवर सही काम कर रहा है और फर्स्ट ऑफिसर का नेविगेशन रिसीवर गलत बता रहा है, जबकि हकीकत एकदम उल्टी थी। कैप्टन के नेव रिसीवर के अनुसार प्लेन सही एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, जबकि असल में प्लेन ग्लाइड स्लोप से काफी नीचे उड़ान भर रहा था। अब को पायलट ने भी अपने साइड के रिसीवर को नेव 1 पर सेट कर दिया, यानी कि अब कैप्टन का सिग्नल, यानी कि जो गलत सिग्नल है, वो को पायलट को शो करेगा। यहाँ तक दोनों मान चुके थे कि सारी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। इसके बाद वो प्लेन को धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। जब प्लेन एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तब आईएलएस सिस्टम प्लेन को कंट्रोल करते हुए ग्लाइड स्लोप से नीचे उतारता है। लेकिन अब क्योंकि फ्लाइट 404 को फॉल्टी ग्लाइड स्लोप का सिग्नल मिल रहा था, नतीजा वो 21 किलोमीटर पहले से ही नीचे आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये प्लेन एक्चुअल ग्लाइड स्लोप से 1200 फीट नीचे उड़ान भर रहा था। पायलट को अब एयरपोर्ट की लाइट भी दिखाई देने लगी। बादलों की ऊंचाई उन दिनों बहुत कम थी। नतीजा एयरपोर्ट के पहले बहुत सारा हिस्सा बादलों से ढका हुआ था। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के 11 किलोमीटर पहले एक छोटा सा पहाड़ है, जो उस रात अंधेरे और बादलों के चादर में किसी ब्लैक होल की तरह छुपा बैठा हुआ था। अगर फ्लाइट 404 इसी तरह से उड़ान भरता रहा तो जल्द ही वो उस पहाड़ से टकरा सकता था। रनवे पर लगा पेपी लाइट्स प्लेन को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता था। जब प्लेन सही ऊंचाई पर हो तो पायलट को रनवे के बगल में 2 रेड और 2 व्हाइट लाइट दिखाई देता है। प्लेन अगर ग्लाइड स्लोप से नीचे हो तो पायलट को 3 रेड और 1 व्हाइट लाइट दिखाई देता है। अगर प्लेन जरूरत से ज्यादा नीचे हो तो पायलट को चारों के चारों लाइट रेड दिखाई देगा। पायलट अगर रनवे के लाइट्स को देख पा रहे थे तो उन्हें आराम से ये पेपी लाइट्स भी दिख जाता कि चारों के चारों पेपी लाइट्स रेड है, यानी कि प्लेन अपनी ऊंचाई से बहुत नीचे फ्लाई कर रहा है। इस लाइट को देखकर पायलट तुरंत समझ जाते कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और आखिरी वक्त में वो प्लेन को बचा सकते थे, लेकिन रनवे 14 पर पेपी लाइट्स था ही नहीं।
यानी कि आखिरी उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया। एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक आउटर बीकन लगा हुआ था। ये बीकन बेसिकली एक निशानी है। जब प्लेन इसके ऊपर से गुजरेगा तब प्लेन की ऊंचाई 1250 फीट होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त प्लेन 1100 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। फिर भी दोनों पायलट को वो आउटर मार्कर बीकन दिखाई नहीं दिया। को पायलट को ये एहसास होने लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है। अगर अभी भी हमने आउटर बीकन को पार नहीं किया है, अभी भी अगर हम उससे दूर हैं, तो ग्लाइड स्लोप प्लेन को 1100 फीट के एल्टीट्यूड पर कैसे ला सकता है। उसने तुरंत कैप्टन से पूछा, क्या हम आउटर बीकन को पार कर चुके हैं? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अप्रोच टावर से 126.46 फ्रीक्वेंसी में संपर्क करें। दोनों पायलट सही मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मुद्दे की बात आने से पहले एटीसी का कॉल आ गया। अब कैप्टन को भी समझ में आ चुका था कि शायद उनसे गलती हो चुकी है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब प्लेन सीधे स्टेडलर बर्ग की चोटी की ओर बढ़ने लगा। वही छोटा सा पहाड़ जो एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर पहले है और इसकी ऊंचाई 2090 फीट है। कैप्टन ने ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए अल्टीमीटर को देखा, लेकिन ये अल्टीमीटर पुराने जमाने का था, जिसे ड्रम पॉइंटर भी कहा जाता है, जिसमें प्लेन की 1000 फीट की ऊंचाई एक घूमते हुए ड्रम में दिखाई देती है, जबकि जो हाइट सैकड़े में होती है उसे सुई से दिखाया जाता है। यानी कि 2 स्टेप्स में इसे रीड किया जा सकता था। इस अल्टीमीटर को अगर आसान भाषा में समझे तो इसमें 0 से 9 तक का नंबर लिखा होता है। ये पॉइंटर एल्टीट्यूड को सैकड़ा यानी 3 डिजिट में दिखाता है। अगर ये 1 के पास है तो 100 फीट, 2 के पास है तो 200 फीट, और अगर ये घूमते हुए 9 के पास चला जाए तो समझो 900 फीट। यहाँ साइड में 100 दिखाई दे रहा है। अगर पॉइंटर यहाँ पहुंच जाए तो 1000 फीट पूरा हो जाएगा। और ये छोटा सा जो रोटेटिंग ड्रम है यहाँ पर 1 शो करेगा। यहाँ 1 का मतलब है 1000 फीट, 2 का मतलब है 2000 फीट। मान लो अगर प्लेन 4400 फीट के एल्टीट्यूड पर है तो इस रोटेटिंग ड्रम में 4 दिखाई देगा, और ये जो पॉइंटर है ये 4 के पास रहेगा। 4000 प्लस 400 यानी कि 4400 फीट। इस तरह से पायलट एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। अच्छे से अच्छा पायलट भी इसे रीड करने में गलती कर देता है, और ये गलती कहाँ होती है वो बताता हूँ। मान लो प्लेन लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड में है। यहाँ पर मैंने लगभग कहा है तो हो सकता है 1050 या 1100 फीट भी हो सकता है। ऐसे में ये पॉइंटर 0 या उससे थोड़ा आगे रहेगा। अगर ये पॉइंटर 0 से थोड़ा पीछे चला जाए तो समझो प्लेन का एल्टीट्यूड 1990 फीट के आसपास है। पॉइंटर के एक छोटे से रोटेशन में सीधे 1000 फीट का अंतर। यही वजह है कि 80% पायलट इसे कभी न कभी गलत रीडिंग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर ये पॉइंटर 1 के पास आता है तो ये जो रोटेटिंग ड्रम है वो कवर हो जाता है। सपोज प्लेन 1100 फीट पर है तो पॉइंटर यहाँ पर रहेगा और 1 कवर रहेगा। प्लेन 2100 फीट पर है तब भी पॉइंटर यहीं पर रहेगा और 2 कवर रहेगा। इसी तरह से 30,000 35,000 जितना भी रहेगा सारा एल्टीट्यूड कवर हो जाएगा अगर ये पॉइंटर 1 के पास रहे तो। इसके अलावा ये ड्रम काफी छोटा था, इसलिए पायलट अक्सर इस अल्टीमीटर को गलत पढ़ लेते थे और वास्तविक ऊंचाई से 1000 फीट कम समझ लेते थे। माना जाता है कि कैप्टन ने भी ऊंचाई को 1000 फीट गलत पढ़ लिया था। उन्होंने 1250 फीट को 250 फीट पढ़ लिया। इसलिए अचानक से कैप्टन ने चीखते हुए कहा, ऊपर खींचो खींचो खींचो। को पायलट को शुरू से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन की बात सुनकर तुरंत को पायलट ने कहा कि हम गो अराउंड कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत योग को पीछे खींचा और इंजन के पावर को बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी कैप्टन ने को पायलट को रोक लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ग्लाइड स्लोप को पकड़ो। हम अभी भी ग्लाइड स्लोप पर जा सकते हैं। प्लेन का कंट्रोल अब भी को पायलट के हाथों में था। कैप्टन ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम संभाल लोगे? को पायलट सहमे हुए आवाज में कहा, हाँ कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि कैप्टन आगे कुछ कह पाते, अचानक उन्हें बादलों में छुपा हुआ पर्वत दिखाई दिया। पेड़ों को तोड़ते हुए ये प्लेन आगे बढ़ा और आग के गोले में बदल गया। प्लेन का जलता हुआ मलबा कई 100 मीटर तक फैल गया। उधर कंट्रोलर ने देखा कि रडार से फ्लाइट 404 अचानक से गायब हो गया। एटीसी ने पास में ही उड़ रहे एक दूसरे प्लेन से पूछा कि क्या आपको आगे लगभग 2 माइल्स की दूरी पर कोई प्लेन दिखाई दे रहा है? उस दूसरे प्लेन के पायलट ने जवाब दिया, नहीं, जमीन पर यहाँ आग लगी हुई है और कोई दूसरा प्लेन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा।
कंट्रोलर ने तुरंत अलार्म बजा दिया, सभी लैंडिंग्स को रद्द कर दिया गया और तुरंत एक रेस्क्यू टीम को तैयार किया गया। अब क्योंकि आग जंगल में लगी थी, रात का समय था, इसलिए फायर फाइटर्स को आग बुझाने में घंटों का समय लग गया। आग पर काबू पाने के बाद यात्रियों की तलाश शुरू की गई। हादसे में सभी लोग मारे जा चुके थे। अगले ही दिन स्विट्जरलैंड, इटली और अमेरिका से इन्वेस्टिगेटर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच गए। कटे हुए पेड़ों को एक कतार में देखकर यही लग रहा था कि प्लेन कंट्रोल्ड तरीके से क्रैश हुआ होगा। दिक्कत बस इतनी थी कि प्लेन 1250 फीट नीचे फ्लाई कर रहा था। शुरुआती जांच से ये लग रहा था कि ये कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ट्रेन है, यानी कि एक ऐसी फ्लाइट जहां विमान एकदम ठीक है, लेकिन अनजाने में पायलट से कोई गलती हो गई और प्लेन गलत ऊंचाई पर पहुंच गया। इसी उम्मीद से इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स की जांच कर रहे थे, पर ब्लैक बॉक्स ने जो डेटा दिया वो इन्वेस्टिगेटर्स की थ्योरी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। डेटा के अनुसार जब प्लेन नीचे उतरना शुरू किया, तब से पूरे फ्लाइट के दौरान इंस्ट्रूमेंट यही दिखा रहा था कि प्लेन एकदम सही ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है, लेकिन असल में वो बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे। आखिर वो कौन सा चीज था जिसने प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को गुमराह किया? इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि कुछ घंटे पहले ही नेविगेशन रिसीवर 1 को बदला गया, जो प्लेन के कंप्यूटर को बताता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है। क्रैश की वजह से कॉकपिट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए नेविगेशन रिसीवर की टेस्टिंग नहीं हो पाया। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स ने एक दूसरे प्लेन हादसे का रिपोर्ट निकाला जो साल 1991 में हुआ था। इस प्लेन में भी इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा था कि प्लेन रनवे से अलाइन हो चुका है, पर असल में प्लेन रनवे के सीध में नहीं था। हालांकि ये दिन का समय था, इसलिए पायलट साफ साफ रनवे को देख पा रहे थे और फाइनली ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया था। जांच में यह पता चला कि फ्लाइट में सब कुछ सही था, सिर्फ नेविगेशन रिसीवर में गड़बड़ी थी। इसे फिट करते वक्त सोल्डिंग ठीक से ना होने की वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था और ये गलत जानकारी कंप्यूटर तक पहुंचाने लग रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये मान लिया कि फ्लाइट 404 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर एक चीज इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि प्लेन अगर ग्लाइड स्लोप से नीचे चला गया तो ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म क्यों नहीं बजा। जब प्लेन जरूरत से अधिक नीचे चला जाता है तो प्लेन का सेंसर ये सेंस कर लेता है कि अगर प्लेन की ऊंचाई इसी तरह से कम होती रही तो कुछ ही पलों बाद ये ग्राउंड से टकरा सकता है। इसलिए ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम कॉकपिट में एक अलार्म बजा देता है, minimums, approaching minimum, ताकि पायलट का ध्यान इस अलार्म की ओर जाए और वो तुरंत एल्टीट्यूड को रिकवर कर ले। फ्लाइट 404 में ये अलार्म बजा ही नहीं। ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि क्या एक फॉल्टी नेविगेशन रिसीवर इतना हावी हो सकता है कि प्लेन के इंपॉर्टेंट अलार्म को भी बाईपास कर दे। इसका जवाब था हाँ, ऐसा पॉसिबल था। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि प्लेन का GPWS अलार्म प्लेन की ऊंचाई का डेटा नेविगेशन रिसीवर से ही ले रहा था। इसके पास कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं था। नतीजा, एक रिसीवर खराब हुआ तो उससे जुड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद पड़ गया या गलत रीडिंग दिखाने लगा। कुल मिलाकर कहें तो ये हादसा गलतियों का भंडार था। प्लेन का एक्चुअल एल्टीट्यूड क्या है इसका पता अल्टीमीटर से चल सकता था, पर ड्रम एल्टीमीटर को पढ़ पाना इतना मुश्किल था कि 85% पायलटों से गलती हो जाती थी। इसलिए 1970 के दशक के बाद से इस अल्टीमीटर को हटाने का आदेश दे दिया गया, पर कुछ प्लेन्स में जैसे कि फ्लाइट 404 में इसे अपडेट नहीं किया गया था। वीडियो की शुरुआत में हमने एक चेतावनी के बारे में बताया जिसे मैकेनिक ने पायलट के लिए छोड़ा था। उसमें यह लिखा था कि नेविगेशन रिसीवर 1 को बदला गया है और ILS की सारी कैलिब्रेशन हो चुकी है, बस ग्लाइड स्लोप का कैलिब्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। जो भी नेक्स्ट पायलट इस प्लेन को उड़ाने वाले हैं वो ध्यान देना कि नेव 1 ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दरअसल जिस हैंगर में प्लेन था वहां ग्लाइड स्लोप का सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए ग्लाइड स्लोप की टेस्टिंग करने के लिए इसे उड़ाना पड़ता, जो कि मैकेनिक नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एक नोट छोड़ दिया। अब दोनों पायलट को यह तो पता था कि रिसीवर को बदला गया, पर यह सही से काम कर रहा है या नहीं इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी और ये बात कैप्टन को पता नहीं चल पाया क्योंकि उसने नोट को पूरा नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो तुरंत समझ जाते कि नेविगेशन रिसीवर 1 फॉल्टी होगा और वो गलत नेविगेशन रिसीवर का यूज करने से बच जाते और ये हादसा कभी होता ही नहीं। कुल मिलाकर कहें तो कुदरत ने इस प्लेन को बचाने के बहुत मौके दिए, लेकिन हर बार गलती की गई।
कैप्टन हर मौके पर को पायलट को जलील करने में लगे हुए थे, चाहे स्पीड कम करने की बात हो। देखो, प्लेन का स्पीड बहुत तेज है, जल्दबाजी करने से कुछ फायदा नहीं है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना दूर निकल जाओगे, समझे? डिस्कशन की बात हो देखा, मैंने कहा था ना, जरा समझा करो, ठीक है? या ब्रीफिंग करने की बात हो, ये क्या है, हटाओ इसे। हर मौके पर वो को पायलट को नीचा दिखा रहे थे। नतीजा दोनों पायलट के बीच जैसा तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। समय रहते को पायलट ने कहा भी था कि मेरे साइड का नेविगेशन रिसीवर अलग बता रहा है, लेकिन कैप्टन अपने ही धुन में रहा और बिना जांच किए फॉल्टी नेविगेशन रिसीवर को सही मान लिया। आखिरी वक्त में भी को पायलट ने कहा कि गो अराउंड करते हैं, लेकिन कैप्टन रोकते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, लैंडिंग जारी रखो। अगर मैकेनिक ने नेविगेशन रिसीवर 1 को बदला था तो उन्हें टेस्टिंग करनी चाहिए थी बिना पैसेंजर के साथ। इस तरह का टेस्टिंग पैसेंजर्स के साथ नहीं की जाती। नेविगेशन रिसीवर में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई चेतावनी दिखनी चाहिए थी, पर रिसीवर में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। ऊपर से अगर नेविगेशन रिसीवर खराब है तो ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग सिस्टम भी नहीं बजेगा। ये फॉल्टी रिसीवर अलार्म को भी बाईपास कर सकता था, जबकि GPWS को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, ना कि किसी के भरोसे काम करना। कंट्रोलर का भी ध्यान फ्लाइट 404 पर नहीं था, क्योंकि प्लेन जब से नीचे आना शुरू किया तब से वो 1000 से 1200 फीट नीचे फ्लाई कर रहा था। ATC ने कहा 4000 फीट पर आ जाओ, लेकिन प्लेन असल में 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। फिर भी ATC ने ध्यान नहीं दिया कि फ्लाइट 404 असल में 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर है या फिर 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर। कभी भी उसने ये चेतावनी नहीं दिया कि आप गलत एल्टीट्यूड पर हैं। एयरपोर्ट में पेपी लाइट्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आखिरी सहारा होता है इस तरह के किसी भी प्लेन को बचाने का। पर अफसोस ये भी एयरपोर्ट में नहीं था। एयरपोर्ट से ठीक पहले 2000 फीट की ऊंची पहाड़ी है, इसलिए इस पहाड़ी के टॉप में मार्कर बीकन होना चाहिए था, ताकि खराब मौसम या अंधेरे में भी पायलट को वो लाइट दिख जाए और समय रहते प्लेन के डायरेक्शन को बदला जाए। पर अफसोस हिल में कोई भी मार्कर बीकन नहीं था। अगर होता तो ये प्लेन टकराता ही नहीं। कुल मिलाकर कहें तो ये हादसा गलतियों का भंडार था। इस हादसे ने हमें बता दिया कि समय के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी को अपडेट ना किया जाए तो नतीजा कितना घातक हो सकता है। इस हादसे के बाद तेजी से एविएशन में बदलाव किया गया, प्लेन्स को अपग्रेड किया गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के लिए 46 लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। एविएशन एक ऐसा बुक है जिसका एक पन्ना भी पढ़ने में देरी हुई तो पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरी किताब जल गई। जय हिंद, वंदे मातरम।